बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज हम जो है पार्ट सेकंड जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो रिफॉर्म्स हमने देखी थी उसको देखने लगे हैं। और हम ये देखेंगे कि जो मज़ीद रिफॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी जो है वो भुट्टो साहब ने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात, अगर आपको याद हो तो जो हमने फ़र्स्ट रिफॉर्म्स की बात की थी, यानी कि पार्ट फर्स्ट के अंदर जो हमने बात की थी रिफॉर्म्स की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक तो इकनॉमिक रिफॉर्म्स थी, यानी जो माशी रिफॉर्म्स थी। दूसरी जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट थी वो लेबर रिफॉर्म्स थी। ठीक है जी। और तीसरी जो हमारे पास थी वो इंडस्ट्रीज़ की रिफॉर्म्स थी। तो ये तीन हमने फर्स्ट के अंदर डिस्कस की थी। अब सेकंड के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स और लाइफ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। ठीक है, इसके अंदर जो रिफॉर्म्स की गई। और अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये कहा था कि जो भुट्टो साहब की रिफॉर्म्स हैं वो टोटली अपोजिट थी अयूब खान साहब की रिफॉर्म्स से, क्योंकि एक ने जो है वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया, कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, और दूसरे ने जो है वो सोशलिज्म को प्रमोट किया और पूरे का पूरा सिस्टम ही शिफ्ट कर दिया। तो उसमें हमारे पास नंबर 4 पे जो रिफॉर्म्स आती हैं वो आती हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, यानी कि हमारे पास जो ज़रूरी शोबा था उसके अंदर हमने देखा था अयूब खान साहब ने भी रिफॉर्म्स की थी। इसी तरह से अब भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने भी रिफॉर्म्स की, क्योंकि सबसे जो मेन जो हमारा सेक्टर है आप मान लें कि वो एग्रीकल्चर ही है। जो 65% जो हमारे मुल्क का जो इन्हिसार है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं। तो इसी हवाले से जो भी है वो रिफॉर्म्स यहाँ पे अगर नहीं होंगी तो उनका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। ये भुट्टो साहब भी जानते थे। और दूसरा, ये जितने भी लैंड ऑनर्स हैं, ख़ास करके जो बड़े वडेरे हैं, चौधरी हैं, इनके पास क्या है? इनके पास लैंड्स ही तो हैं, वहीं पे तो एक्सप्लॉयटेशन होती है, वहीं से तो रॉ मटेरियल आता है। तो उसको अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो भुट्टो साहब जानते थे कि गरीब तक जो है वो चीज़ें सस्ती नहीं पहुँच सकती। अब उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या किया गया जी, जो लैंड ऑनरशिप थी उसको रिड्यूस किया गया। अब लैंड ऑनरशिप मतलब जो बड़े चौधरी या वडेरे थे जिनके पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर ज़मीनें मौजूद थीं, उनको कंट्रोल करके बता दिया कि भाई जो एरीगेटेड लैंड है वो 500 से 150 कर दी गई एकड़। ठीक है। और इसी तरह से जो एरिड लैंड है वो 1000 से 300 कर दी गई, कि भाई जो लिमिट रख दी कि जो ज़मीन बारानी है, ठीक है, सॉरी, इसके नहरी है, नहरी जो ज़मीन है वो कौन सी है जी, वो 500 एकड़ जिसके पास होगी, अब उसके पास 150 एकड़ है, इससे ज़्यादा उसे रखने की इजाज़त नहीं। ये समझना है आपने। ठीक है। इसी तरह जो बारानी है, यानी जिसको बारिश का पानी लगता है और वो सैराब होती है, तो वो 1000 एकड़ जिसके पास है, अब उसके पास 300 एकड़ सिर्फ रह जाएगी। मज़ीद इससे ऊपर 1 इंच ज़मीन की भी इजाज़त नहीं होगी किसी को। तो जो बाकी ज़मीन है वो कहाँ जाएगी? वो हुकूमत ने जो है वो लेके किसानों में, जो छोटे जो किसान थे उनमें तकसीम कर दी, और उनको कहा कि आप यहाँ पे जो है वो काम करें। इसी तरह से ये बहुत बड़ी रिफॉर्म्स थी। इसी तरह से एविकेशन ऑफ टेनेंट्स, यानी कि जो मज़ारीन थे, ठीक है जी, उन मुजारिन को ज़मीन से जो निकाल दिया जाता था काम करते हुए, जो कि खेतों में वो काम किया करते थे, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि भाई आप इनको ज़मीन से नहीं निकाल सकते। साथ में इनको हक़ शुफ़ा दिया गया। ठीक है जी, राइट टू परचेज़, कि भाई अगर आप कोई भी लैंड ऑनर जो है वो अपनी ज़मीन सेल करेगा, ठीक है, ये खेत है, जब ये सेल करेगा तो इसका जो फर्स्ट राइट है वो किसको जाएगा जी? वो जो वहाँ मुजारिन हैं, वो जो किसान है वहाँ पर काम कर रहा है छोटा, उसका ये राइट है कि पहले वो ख़रीदे। अगर वो नहीं ख़रीदता तो फिर आप बाहर बेच सकते हैं, वरना आप बाहर नहीं बेचेंगे। तो ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की रिफॉर्म्स थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े लैंड ऑनर्स को छोटे छोटे किसानों के साथ बराबरी करना उनकी, और उनके हाथ में उनका कंट्रोल देना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसमें ये रिफॉर्म्स इन्होंने की। नंबर 5 पे बात करें तो हमारे पास एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं। ठीक है जी, यानी कि तालीम के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लाई गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फेल हुई। अब वो थी क्या? सबसे पहले तो नेशनलाइज़ कर लिया, जितने इदारे थे प्राइवेट बड़े बड़े इदारे, ठीक है, उनको नेशनलाइज़ किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बड़े इदारे जैसे एचिसन वगैरह या बीकन हाउस, इसको नेशनलाइज नहीं किया जा सका, इसको कौमी तहवील में नहीं लिया जा सका, क्योंकि इनकी पावर ज़्यादा थी। तो बाकियों को नेशनलाइज किया और वहाँ पे जो है एजुकेशन को फ्री कर दिया कि भाई ये फ्री एजुकेशन है, हर कोई आए और यहाँ पे तालीम हासिल करे। लेकिन ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि जो बड़े इदारे थे वो नेशनलाइज नहीं हो सके प्रेशर की वजह से। तो उसके नतीजे के तौर पर ये जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी अपना रिज़ल्ट नहीं ला सकी। ठीक है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि भाई इनका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। नंबर 6 पे हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग की। तो लाइफ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग में क्या किया गया जी? मार्च 19 को 1972 को ये रिफॉर्म्स लाई गई। और इसमें क्या किया कि जितनी भी इंश्योरेंस की जो छोटी छोटी कंपनियां थीं उन सबको जो है वो कंट्रोल में करके
जो है वो एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर कर दिया गया, यानी कि इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पाकिस्तान के अंदर कर दिया गया। इसी तरह से जितने बैंक थे छोटे छोटे, उन बैंक्स को सबको नेशनलाइज करके स्टेट बैंक जो है उसके अंडर कर दिया। अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट मूव्स थी, यानी कि जितनी भी अब इंश्योरेंस कंपनीज थी, ठीक है जी, उसको स्टेट लाइफ के अंडर कर दिया, और इसी तरह से जो हमारे पास बैंक्स थे उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर कर दिया। तो इससे हुआ क्या कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बुरा पड़ा। अब क्योंकि वो लोग वैसे भी इसके इम्पैक्ट बुरे पड़ रहे थे, क्योंकि जो लोग जिन्होंने सरमाया लगाया हुआ था, अब वो जो सरमाया लगाया था उन्होंने, तो सरमायादार के लिए तो बहुत बुरी बात है कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत करके जो है वो अपने बैंक को या अपनी इंश्योरेंस कंपनी को जो है वो आगे लेके जा रहा है। लेकिन अगर हुकूमत ये कहती है कि भाई आपने पिछले 10 साल में जो मेहनत की है वो यहीं पे स्टॉप है और आपकी कंपनी या आपका बैंक अब हुकूमत चलाएगी, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा जुल्म है, ठीक है। तो ऐसे में ये गेन हुकूमत के लिए तो है, लेकिन लॉस है किसके लिए? उस शख्स के लिए जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की। तो इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। जो कैपिटलिस्ट लोग थे वो यहाँ से भागना शुरू हो गए और उन्होंने कहा भाई यहाँ पे ये क्या, हमने इतनी मेहनत की और उसके नतीजे के तौर पे हमें जो है वो इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ अच्छा नहीं पड़ा मुल्क के ऊपर। अब ये तो फेज़ वन था। फेज़ टू के अंदर जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, ये भी फेज़ वन की थी। इसमें मज़ीद 1977 के अंदर जो है रिफॉर्म्स आएंगी, लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला भुट्टो साहब को, उनकी गवर्नमेंट जो है वो चली गई। तो ये यहाँ पे पार्ट फर्स्ट और सेकंड का जो है वो इख्तिताम होता है हमारे पास इसका, कि भुट्टो साहब ने जो रिफॉर्म्स की। अब जब हम नेक्स्ट में बढ़ेंगे तो जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम ये देखेंगे कि अयूब खान साहब और भुट्टो साहब जो हैं इनकी रिफॉर्म्स में बेसिक डिफरेंस क्या था, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं।